हेलो फ्रेंड्स, रीट नंस के एसएसटी सिलेबस में दिशा बुक से नेक्स्ट टॉपिक संघीय न्यायपालिका शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है तो सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133, 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है और उच्च न्यायालयों में ऐसे मुकदमों को जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो तो सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है। भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में न्यायपालिका सर्वोच्च व अन्य न्यायालय को स्वीकार किया गया है, किंतु उपयुक्त विकल्पों के आधार पर भारत का मुख्य न्यायाधीश अभिष्ट उत्तर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर अवशिष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए उसे जरूरी है राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं अनिवार्य नहीं है? तो आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है। बाकी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, ये अनिवार्य है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक उच्च न्यायालय का 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार अन्य अर्हताएं भी उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना सकती है यदि वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेत्ता हो। इन सभी अर्हताओं के अतिरिक्त उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को। उच्च या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वह सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाए जाने हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता तथा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया प्रत्येक सदन का कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? तो संसद। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124(1) में दिया गया है। उस अनुच्छेद 124(1) के तहत मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया था। इस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार संसद को दिया गया। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने 1956 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और उनकी संख्या 7 से बढ़ाकर 10 मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कर दिया
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। अनुच्छेद 124(7) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किससे प्रभावित किए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि को प्रभावित किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का प्रावधान है, जिसे संसद विधि द्वारा विनिश्चित करती है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम और उच्च न्यायालय किसी प्राधिकारी द्वारा किसी मूलाधिकारों के उल्लंघन के निर्णय या आदेश का भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चित करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किसी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाती है अनुच्छेद 145(3) के तहत। निम्न में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? तो पंजाब और हरियाणा का। दिए गए विकल्पों में हरियाणा पंजाब राज्यों में संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र और गोवा के लिए बम्बई उच्च न्यायालय है तथा असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय है। बम्बई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जहां दादर नगर हवेली और दमन दीव तक विस्तारित है, वहीं केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्र केरल के साथ लक्षद्वीप, मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तमिलनाडु के साथ पुडुचेरी तक विस्तारित है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा उच्च न्यायालय करता है? तो केरल करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 30। भारत में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? तो H.L. दत्तू, T.C. ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर, ये ऑप्शन राइट होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अब तक सबसे अधिक 2696 दिन कार्यकाल 22/2/1978 से 11/7/1985 न्यायाधीश Y.V. चंद्रचूड़ तथा सबसे कम कार्यकाल 17 दिन का कमल नारायण सिंह 28/11/1991 से 12/12/1991 का रहा। प्रश्नानुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है H.L. दत्तू 14 से 15 तक रहे, तीर्थ सिंह ठाकुर 15 से 17 तक, जगदीश सिंह खेहर 17 से 17 तक, दीपक मिश्रा 17 से 18 तक, रंजन गोगोई 18 से 19 तक, शरद अरविंद बोबड़े 19 से 21 तक, एवी रमन 21 से 22 तक, यूयू ललित 22 से 22 तक, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 2022 तक। भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी है। भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया है। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश शंभुनाथ पंडित कोलकाता। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश शंभुनाथ पंडित कलकत्ता। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश 1961। सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989। प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी
1949। प्रथम महिला न्यायाधीश तो ए नाम से शुरू, अन्ना, ठीक है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय में मीरा और फातिमा मीरा और बीबी सर्वोच्च होती है, ठीक है। भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। इसमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? तो हीरालाल जे कानिया। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदासीन होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो लीला सेठ। सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी कौन सी मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, हिदायत दी उन्होंने। मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे, जो मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे तथा उन्होंने 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके साथ ही वो पूरे देश का वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे। निम्नोक्त में से किसके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो हेगड़े ने। न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित किया है। 1967 से 1973 के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 के मध्य लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे। किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव को पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया? तो न्यायमूर्ति सौमित्र सिंह ने। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ 18 अगस्त 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म। इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत सही है। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं के संरक्षण के लिए। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। बेला बनर्जी विदेशी यात्रा और देश स्वतंत्रता, ये गलत है। बेला बनर्जीवाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधीवाद में माना गया। कथन और कारण है। 1978 में मेनका गांधी केस में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भारत में व्यवहार्यता कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुकरण किया जा रहा है। कारण संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकता। तो दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो उच्च न्यायालय के। भारत में जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश न्याय व्यवस्था को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण, जिनके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्ति और जिला न्यायाधीशों के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, प्रोन्नति और उनकी छुट्टी देना है, उच्च न्यायालय में निहित है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत विवाहेतर संबंध को अपराध नहीं ठहराते? उच्चतम न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया है, धारा 497। संविधान की धारा 497 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस धारा को ही समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत उन पुरुषों को 5 साल की सजा का प्रावधान था जो किसी विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से या गैर सहमति से संबंध बनाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार से जुड़ी कानून की इस धारा को असंवैधानिक करार दिया है। 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो 2 राज्यों के मध्य विवाद मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है।
उच्चतम न्यायालय का मुख्य मूल व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत संघ एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों या एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत इसकी शक्ति आती है। थर्ड वाला ऑप्शन। भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 143 परामर्श फ्री, 143 परामर्श फ्री 143 में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति की यह अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती वाद में। 1971 ईस्वी के 24वें संशोधन के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि मौलिक अधिकार भी संशोधन योग्य है, जिसे केशवानंद भारती केस 1973 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सम्मति दी। केशवानंद भारती केस में ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि संसद संविधान की आधारभूत संरचना को संशोधित नहीं कर सकती। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? तो 126। अनुच्छेद 126 जब भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो 1993 में कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ हुआ। उन्नीस में बनी कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष 5 जजों, मुख्य न्यायाधीश सहित की अनुशंसा से होता है। सरकार कॉलेजियम की अनुशंसा को लौटा सकती है, हालांकि कॉलेजियम के फिर से अनुशंसा करने पर सरकार को इसे स्वीकार करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होगा? तो 4। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है? तो एम शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1959 में। MS शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1959 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 105 व अनुच्छेद 194 संवैधानिक कानून है, इसीलिए भाग 3 के सुझाव के अनुसार वे कानूनों में सर्वोच्च है। ये अनुच्छेद संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सके या बिना किसी बाधा के ठीक से कार्य कर सके। किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 105(3) और अनुच्छेद 194(3) के उपबंध संवैधानिक कानून है, संसद और विधानमंडलों द्वारा बनाए गए साधारण कानून नहीं, और इसलिए वे संविधान के भाग 3 जितने ही सर्वोच्च हैं? तो ये एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किस अवधि में पास हुआ? तो ये 56 से 62 की ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ। भारत की न्यायपालिका प्रणाली में PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन न्यायपालिका द्वारा दलित, निर्धन और पिछड़े, निरक्षर एवं अक्षम लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से अपने ऊपर लगे प्रतिबंध, जिसमें वह तभी निर्णय करती थी जब वादी प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर न्याय की मांग करते थे,
को हटा दिया। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को लोकहित के मामलों में सरल और सुगम बना दिया। लोकहितवाद में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर न्यायालय की किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा मात्र सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जांच कराकर वस्तु स्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। इस प्रकार के वाद जनहित या लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहलाते हैं। ये उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों में ही प्रस्तुत किए गए हैं। लोकहितवाद को जस्टिन प्रफुल्ल चंद्र लाल भगवती तथा वी के कृष्णा अय्यर ने 1970 के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया। जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती। जनहित अभियोग की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर जेल में विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों के केस से हुई थी। जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PL भगवती थे। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। जनहित याचिका PIL द्वारा आई है तो ये न्याय मिलने में बढ़त करती है, इससे न्याय मिलने में बढ़त होती है। जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं, तो गलत है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है, तो ये सही है। न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है, तो हाँ सही है ये। तो कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा के पास किए बिना कानून नहीं बन सकता, तो ये गलत है। संसद है इसमें, न्यायपालिका कहाँ से? भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ये उत्तरदायित्व है कि वे नागरिकों की प्रार्थना पर उनके अधिकार की रक्षा करें। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये सही है। मेनका गांधीवाद के बाद न्यायालय ये जांच करता है कानून की उचित प्रक्रिया का अनुकरण हुआ है या नहीं है, तो ये सही है। संविधान संशोधन का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, तो गलत है, किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को आपात घोषणा का भी न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, तो गलत है, किया जा सकता है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 सही है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिकल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है। अतः सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य की विधानमंडलों के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए मौलिक अधिकार संबंधित कानूनों का पुनर्निरीक्षण कर सकता है। राज्य द्वारा संविधान द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्र को छोड़कर कार्य करने संबंधित कृत्यों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। यदि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के रूप नहीं किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय इसका पुनरावलोकन कर सकता है। संवैधानिक मामलों पर निर्णय देने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अंतिम है। यद्यपि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का कभी भी स्पष्ट किसी भी उपबंध में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उपयुक्त प्रावधानों एवं निम्नलिखित कृत्यों से भारत में न्यायिक पुनरावलोकन स्पष्ट रूप से पाया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय में गोपालन बनाम मद्रास राज्य स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, इब्राहिम बजीर बनाम बम्बई राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम, केशवानंद भारती आदि के मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया गया तथा महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया गया है, लेकिन संविधान के 43वें संशोधन द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को पुनः वैसा ही कर दिया जैसा कि 42वें संविधान संशोधन से पूर्व थी। इस सूची का मिलान करना है। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, तो इधर देख लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं सारणी डायरेक्ट। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 26 मई 1950। रोमेश थापर ने मद्रास राज्य द्वारा अपनी वामपंथी पत्रिका क्रॉस रोड्स के प्रवेश और प्रसार पर प्रतिबंध लगाने के फैसलों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया कि सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध के लिए राज्य का औचित्य बहुत व्यापक था। चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य वाद 1951 में सर्वप्रथम ये विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में किसे सर्वोच्चता दी जाए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्रारंभिक है और नीति निर्देशक तत्व सहायक रूप में है, अतः मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 19 मई 1950। संविधान के अनुच्छेद 21 में भारतीय अदालतों को मानक की उचित प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने में न्यायालय ने 14 के अपवाद के साथ निवारक निरोधक अधिनियम 1950 की वैधता को बरकरार रखा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, 1951 मामले में पहले संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। न्यायालय के निर्णयानुसार अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति शामिल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अर्हताओं का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह भारत का नागरिक हो, ये तो सत्य है। वह राज्य क्षेत्र में उसने कम से कम 15 वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, तो ये जरूरी नहीं है। कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक न्यायालय में निरंतर वकालत की हो। कथन और का तर्क और अभिकथन और तर्क देखना है। तो अभिकथन और तर्क। अभिकथन है भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। हाँ, तो सही है ये तो। न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करती है, ये सरासर गलत है, तो सिर्फ ए सही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बसु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने और उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले तरीके हैं। बसु डीजे बजाने के तरीके हैं, अलग अलग तरह से डीजे बजा के उनसे पूछताछ की जाती है। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? तो 6 अक्टूबर 1985 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता? तो दहेज के लिए महिला को परेशान करना, ये तो फौजदारी है। जमीन बेचने से संबंधित विवाद, तो जमीन की दीवानी। बच्चों को रखने का दावा करना, तो बच्चों की दीवानी। तलाक का केस फाइल करना, तो तलाक की दीवानी। पर ये जब मारपीट ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, वहाँ फौजदारी आ जाता है। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन गलत है? न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है, तो ये सही है। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो सही है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु 2 राज्य सरकारों के बीच नहीं, तो ये गलत है। न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करती, तो सही है। संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया? तो पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान के आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, ये नहीं दिया गया।
गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, या गिरफ्तारी के समय या उसे ये जानने का अधिकार कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। भारत के उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। नहीं, गलत। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य और मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही की जाती है। दोनों गलत। थैंक यू फ्रेंड्स।